गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट। हमारी ये वीडियो आपको 2-3 दिन के बाद मिल रही है। इसका कारण था कि कुछ टेक्निकल मिस्टेक होने की वजह से बीच में आपकी वीडियो आपको नहीं मिल पाई। आज से कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेगी। इस वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, उन पर ध्यान देंगे सभी लोग। बहुत ध्यान से प्रश्न को देखना है। प्रश्न को ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर अभी ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। बात की गई है साधारण यंत्र के बारे में। यंत्र का मतलब कोई भी मशीनरी किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करती है। कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो बहुत अच्छा सा आंसर है यहाँ पर, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। जैसे आप देखिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी। इसको समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। कैसे ध्यान से समझेंगे? जब हम कोई संदूक उठाते हैं, कोई ब्रीफकेस उठाकर चलते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है। आपने देखा होगा कि आजकल सूटकेस में, ब्रीफकेस में, बैग में नीचे 4 व्हील लगे हुए होते हैं। तो 4 व्हील ने उसके भार को क्या किया, कम कर दिया। तो कोई भी मशीनरी, कोई भी यंत्र कम बल के प्रयोग से भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायक होता है। इसे ही मशीनरी कहते हैं, जो हमारे काम को इजी कर दे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है और वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, घटेगी? रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह बढ़ेगी या घटेगी या वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। तो याद कर लीजिए, कहीं पर भी अगर ये प्रश्न आता है कि व्यक्ति अगर तराजू पर है और वह सांस ले रहा है या छोड़ रहा है, तो दोनों ही परिस्थिति में तराजू की रीडिंग घटेगी। देखिए, आप इसको एकदम से याद कर लेंगे कि तराजू की रीडिंग क्या होगी, घटेगी। तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन कम दर्शाया जाएगा, तो यहाँ पर घटेगी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत। वॉशिंग मशीन जो कपड़े धोती है, आपने देखा होगा किस तरीके से वो घूमती है। तो वॉशिंग मशीन जो घूमती है वो अपकेंद्रण है, अपोहन है, उत्क्रम प्रासरण है या विसरण है? बच्चों, आज के लिए सॉरी कि हम आपके लिए बाइलिंगुअल नहीं ला पाए हैं क्वेश्चंस को। आगे कोशिश रहेगी कि हम बाइलिंगुअल लेके आएँ, प्रश्न भी अच्छे लेके आएंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ भी आपको करवाएंगे। लेकिन यहाँ उद्देश्य है कि जल्दी जल्दी से आप प्रश्नों को देखते जाइए और उनका आंसर देखते जाइए। तो यहाँ पर आंसर होगा अपकेंद्रण। अपकेंद्रण की अगर हम बात करें तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। अपकेंद्रण को सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है। अब जैसे दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन भी इसी पर आधारित होती है। बहुत से लोगों के घर में होगी दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप देखेंगे कि हरियाणा और पंजाब के लोग वॉशिंग मशीन का प्रयोग दूध से मक्खन निकालने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत क्या है? प्रक्षालन, प्रक्षालन देखिए क्वेश्चन को कितना टफ कर दिया गया है। प्रश्न डालने का कारण यही है कि जो प्रक्षालन है वो पता चल जाए आपको, वॉशिंग मशीन को ही कहा जाता है प्रक्षालन मशीन। प्रक्षालन का मतलब है धोना। तो प्रक्षालन मशीन का कार्यप्रणाली सिद्धांत क्या है? अभी हम आपको बता चुके हैं, अपकेंद्रण बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर भी अपकेंद्रीकरण ही होगा। मतलब वॉशिंग मशीन का सिद्धांत, प्रक्षालन मशीन का सिद्धांत सेंट्रीफ्यूगल पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राशि सदिश नहीं है, वेक्टर नहीं है? तो विस्थापन है, वेग है, बल है, आयतन है। निम्न में से कौन है जो यहाँ पर सदिश नहीं है? अब आपको कैसे पता चलेगा कि सदिश राशि कौन नहीं है? आंसर तो इसका डी हो जाएगा, आयतन, क्योंकि सीधा दिखाई दे रहा है। विस्थापन, वेग और बल, ये इनमें दिशा और परिमाण दोनों की ही आवश्यकता होती है। जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो वो राशियाँ सदिश राशि कहलाती हैं। ठीक है, आयतन में यहाँ पर दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा या कार्य?
ध्यान से देखिए, संवेग यहाँ पर जो है वो सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, कार्य ऊर्जा और दाब ये तीनों अदिश राशियां हैं। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं यहाँ, और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी ऐसे प्रश्नों को गलत कर देते हैं जल्दी में। तो सदिश राशि का मतलब है ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। पदार्थ के संवेग का मतलब होता है पदार्थ का मोमेंटम, और वेग के अनुपात में तो हम सब जानते हैं कि संवेग जो है, संवेग का बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा, द्रव्यमान को मैं शॉर्ट में दिखा रही हूँ, द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुणा वेग ये होता है संवेग के इक्वल। तो अगर यहाँ पर द्रव्यमान के इक्वल निकाला जाए तो संवेग अपॉन वेग आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर जो है वो हमारा होगा द्रव्यमान। आंसर क्या होगा, द्रव्यमान, संवेग और वेग के अनुपात में द्रव्यमान। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बल गुणनफल है। देखिए आपको अगर बहुत से बच्चों को ये प्रश्न हो सकता है कि समझ में ना आ रहे हों, क्योंकि ये फिजिक्स के प्रश्न हैं, तो यहाँ पर हम समझाने वाला काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझाने का काम नहीं किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपसे ये अपेक्षा की जा रही है कि आप प्रश्न को देखते जाइए, उसका उत्तर देखते जाइए। हम आपको ये प्रश्न बार बार करवाएंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ करवाएंगे, डायग्राम के साथ करवाएंगे। अभी हम आपको प्रश्न और उत्तर पर फोकस करवा रहे हैं, क्योंकि आप जब तक ये नहीं जानेंगे कि प्रश्न किस तरीके के आते हैं, वो कंपटीशन के लिए उतना बेहतर नहीं होगा। तो प्रश्नों से बार बार निकलना, प्रश्नों की गली से बार बार निकलना बहुत ज़रूरी है। बल गुणनफल है, बल किसके गुणनफल है? तो बल की अगर बात की जाए तो बल एक बार मैं आपको समझा चुकी हूँ, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल क्या है? बल एक तरह से वह धक्का है, वह खिंचाव है, जब हम एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित करते हैं। मान लिया आपको किसी चीज़ को धकेलना है, तो आप उसको धक्का देंगे, तो आप उसे धकेल रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत स्थितिज और गतिज दोनों। तो हवाओं की ऊर्जा, अगर बहती हवा की बात की जाए तो बहती हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है, और हवाओं की जो गतिज ऊर्जा है वो कई तरीके से प्रयोग की जा सकती है। तो हवाओं की ऊर्जा जो हुई वो कैसी हुई? केवल गतिज ऊर्जा हुई, हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज हुई। नेक्स्ट आ जाते हैं, वायु शक्ति मतलब विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? प्रश्न को ध्यान से समझिए, वायु शक्ति की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि कौन सा रूप है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, गतिज ऊर्जा। ठीक है, वायु शक्ति में जो है वो गतिज ऊर्जा का रूप जो है वो परिवर्तित होता है विद्युत ऊर्जा में। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। ऐसा आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, कई बार महसूस किया होगा। जैसे ही ट्रेन एकाएक चलती है तो पीछे की ओर हम गिर पड़ते हैं, और इसका कारण क्या है? इसका कारण आपको पता होना चाहिए कि इसका कारण क्या है। स्थिरता का जड़त्व, इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। आपका आंसर होगा ए। ठीक है, स्थिरता का जड़त्व कैसे? जैसे ही ट्रेन चलती है हम बैठे हुए होते हैं सॉरी, हमारा जो शरीर का निचला हिस्सा होता है वो गाड़ी के संपर्क में होता है, गाड़ी चलने लगती है और हमारा ऊपर का हिस्सा, हमारे शरीर का ऊपर का हिस्सा स्थिर बना हुआ है। तो जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व का नियम, जो वस्तु जिस स्थिति में है उसको में परिवर्तन का विरोध करती है। तो परिवर्तन के विरोध के कारण ही हमारा ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, नीचे का हिस्सा चलायमान हो गया और ऊपर का हिस्सा स्थिर है, इसलिए ये कारण है कि हमारा पीछे की ओर झुक जाता है ऊपर का हिस्सा। ठीक, स्थिरता का जड़त्व होगा यहाँ पर आंसर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि
क्यों चलना कठिन है? कभी आप लोग गए हों मसूरी, नैनीताल, कुल्लू, मनाली, कश्मीर, जम्मू, तो बर्फ़ पे देखा होगा, बर्फ़ पे बड़ी फिसलन होती है, चलने में कठिनाई होती है। यहाँ तक कि जब पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती है तो पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है एक्सीडेंट होने के ख़तरे की वजह से। कारण क्या है? आप कहेंगे मैम फिसल जाएंगे इसलिए बर्फ़ पर नहीं चलना चाहिए। क्यों फिसल जाते हैं? बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है, या जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, या बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो ध्यान दें, अगर बहुत ही इंटेलिजेंट यहाँ पर ऑप्शन हमें डी दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न को हम बिना किसी जानकारी के भी हल कर सकते हैं। आंसर होगा हमारा डी। और ये बात सही है कि हम घर्षण की वजह से ही चल पाते हैं। सड़क और हमारे जूतों के बीच में एक घर्षण बल होता है जिसकी वजह से हम चल पाते हैं या हम दौड़ पाते हैं। ठीक है, सड़क पर चलने में आसानी होती है, खुरदुरी होने की वजह से घर्षण बल उत्पन्न होता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारा थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर कथन दिया गया है और उससे निष्कर्ष निकालने की बात की गई है। कथन हमारा है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में या उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है ना। आप समझे इस बात को कि अगर कोई भरी हुई गाड़ी है, उसे चलाने में या चलायमान रखने में, मतलब उसे चलते चलते, चलायमान मतलब वो चलती रहे, रखने में जो ताकत है वो अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो क्यों? किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, या एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, या अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। बताइए क्या आंसर होगा? आंसर क्या होगा? भरी हुई गाड़ी को चलाने में, उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष आंसर होगा, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर सी होगा। प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगाना है। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तेल के मुक्त पृष्ठ की बात की गई है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? ये थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है। समतल सड़क पर जब समान त्वरण से गति कर रहा है टैंकर, तो उसमें जो तेल का मुक्त पृष्ठ होगा वो पृष्ठ तनाव के कारण कैसा हो जाएगा? परवलयी आकार का हो जाएगा। परवलयी आकार का, परवलयी आकार का, परवलयी आकार का हो जाएगा। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ है, उस पे तेज गति से 4 पहियों वाला वाहन जा रहा है। बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका कथन होगा, आंसर जो होगा आपका वो 1 नहीं होगा, 2 होंगे। आंसर होगा आपका पहला, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, और क्योंकि इसने फिसलने की बात भी कही है, उल्टेगा और फिर फिसलेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा और फिर बाहर की ओर फिसलेगा। अगर एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से कोई 4 पहियों वाला वाहन जा रहा है तो आंसर आपका हो जाएगा 2 और 3। आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे प्रश्न शायद यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। आज हमारे पास इतने ही प्रश्न थे। आपके लिए फिर दूसरी वीडियो लेके आएंगे जिसमें और अच्छे प्रश्न होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो इसमें नीचे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी या आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है। हम उम्मीद करेंगे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।